वीडियो गोविंद श्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीडियो गोविंद श्री। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज राजस्थान भारत विश्व भूगोल एनसीईआरटी के अनुसार प्रश्नों का समावेश। ये देखिए हमारे वीडियो लेक्चर्स की विशेषताएं, क्वालिटीज लेक्चर्स। तो दोस्तों ज्योग्राफी का ये ऑनलाइन टेस्ट आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें हम किस किस को सम्मिलित करेंगे। राजस्थान कंप्लीट सम्मिलित रहेगा, आपका भारत रहेगा और विश्व भूगोल रहेगा। तो तीनों को कंपेयर करके हम पढ़ेंगे और तीनों ऑनलाइन क्लासेज में आपके चलेंगे, जिसमें वीडियो गोविंद सोही यूट्यूब चैनल पर हमने आज से शुरू कर दिया है ये। तो ध्यान रखना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और सबसे बड़ी खास विशेषता एनसीईआरटी के अनुसार प्रश्नों का समावेश रहेगा। जी हाँ, एनसीईआरटी के अनुसार प्रश्नों का समावेश रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सटीक रहेगा। तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो इसके 4 विकल्प हैं। नंबर 1 दक्षिणी गोलार्ध, नंबर 2 उत्तरी गोलार्ध, नंबर 3 उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध और नंबर 4 पश्चिमी गोलार्ध। आपको सही आंसर के रूप में चुनना होगा। इन चारों में से कौन सा आंसर सत्य है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य कथन कौन सा है? आपके सामने विकल्प निम्नानुसार हैं। नंबर 1 भारत के कुल क्षेत्रफल पर 10.7% भूभाग पर्वत है। भारत के कुल भूभाग का 18.6% भाग पर पहाड़ है। भारत में 27.7 भूभाग पर पठारों का विस्तार है। और विकल्प 4 भारत में 43% भाग पर मैदानी विस्तार है। आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। दोस्तों YouTube पर जाकर हमारे चैनल वीडियो गोविंद सोही को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब तक हमने प्रैक्टिकल के कुछ सब्जेक्ट में वीडियोस डाली थी। अब हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पर आ गए हैं और प्रत्येक टॉपिक ज्योग्राफी से हमें क्लियर करवाना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं यहाँ पर। तो भारत के 10.7% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है। और ये देखिए 18.6% भाग पर पहाड़ है। और भारत में पठारों का जो विस्तार है वो 27.7 है। और मैदानी भाग 43% भाग पर है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में मैदानी भाग है जिसकी मात्रा 43% है। तो 1, 2, 3, 4 विकल्प यहाँ सत्य हैं और सभी सत्य विकल्प हैं। इसका तात्पर्य है 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भौतिक संरचना एवं धरातल के आधार पर भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब जानते होंगे यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सबके आंसर सटीक आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 6। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5, अर्थात भारत को 5 भौतिक विभागों में
विभाजित किया गया है। ये देखिए, लाल मान बेटा चीज नहीं बन, तो भारत को निम्न भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन से हैं देखते हैं अभी। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान। उत्तरी, ध्यान रखना, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश और नंबर 5 तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह हैं। तो इस प्रकार से भारत को निम्न 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम साधारण सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं किंतु विशेष ध्यान नहीं देते, तो इस प्रकार से हमें इनकी ओर ध्यान देना है और टोटल हमें 5 इसका सही आंसर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार कितना है? साधारण प्रश्न है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। विकल्प के रूप में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। विकल्प 1। विकल्प 2 23 डिग्री 3 मिनट से 36 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। विकल्प 3 और विकल्प 4। सभी विकल्प में से आपको उपयुक्त चुनाव करना है। 60 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ध्यान रखना है आपको कि गलती निश्चित रूप से पकड़ी जा सकती है। प्रश्न में भी कई बार गलती होती है तो उनको हम पकड़ सकते हैं नॉर्मल रूप से। ध्यान रखना, 37 डिग्री 6 मिनट से मैं बताऊंगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि 97 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 97 मिनट आपने कभी घड़ी में देखी है क्या? नहीं देखी ना, तो यह ऑप्शन तो साधारण रूप से डिलीट हो गया। ठीक है, और हमें पता है 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा चालू होता है, तो 8 डिग्री शुरुआत में उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से चालू होता है। भले हमें देशांतरी विस्तार याद नहीं हो तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4 भी शुरुआत के जो अक्षांशीय विस्तार है वह 37 डिग्री से चालू रहता है, ये भी ऑप्शन कट हो गया है। 23 डिग्री 3 मिनट से ये भी कट हो गया है, ये तो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतर विस्तार में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बचा हमारे पास में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर के रूप में आपको स्वीकार करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? साधारण प्रश्न है, तो भारत का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर 1 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 34,87,264 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 7,516 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आपको उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। इसमें सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका सही एक आंसर के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। साधारण प्रश्न था, कोई जटिल प्रश्न नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन अच्छे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिखते जाएं, नोटबुक में लिखें, जिससे कि या वीडियो डाउनलोड कर लें और उसको बार बार देखें। इससे क्या होगा कि आप कभी भी आपकी इच्छा होगी तब आप देख सकते हैं। ये भारत की भू आकृतिक प्रदेश चैप्टर 1 से लिया गया है, टॉपिक सीरीज है आपकी, टेस्ट सीरीज। विकल्पात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम इस प्रत्येक टॉपिक को ऐसे कवर करवाते चलेंगे। ज्योग्राफी के आपके कंप्लीट टॉपिक, चाहे विश्व का हो, चाहे भारत भूगोल से संबंधित हो या राजस्थान भूगोल से संबंधित हो, निश्चित रूप से हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत की उत्तर से दक्षिण भारत की उत्तर से भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आपके सामने विकल्प हैं: 3,214 वर्ग किलोमीटर, विकल्प 2 15,212 किलोमीटर, विकल्प 3 3,214 किलोमीटर और विकल्प 4 2,933 किलोमीटर। अब ध्यान रखना दोस्तों, चार विकल्प हमारे सामने उपस्थित तो हैं, किंतु यहाँ हमें देख रहा है गौर से कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों वर्ग किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ किलोमीटर है। तो वर्ग किलोमीटर में तो आंसर है ही नहीं, ये कट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर और तीनों में से होगा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई में। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3,214 किलोमीटर आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए व्याख्या है हमारी वीडियो की क्वालिटी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 2,933 है। अर्थात इस प्रकार से उत्तर से और दक्षिण तक ये हो गई और पूर्व से पश्चिम आपकी ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये लंबाई चौड़ाइयाँ हैं। उत्तर व उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो रूस से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी सुरक्षा करता है। सुदूर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है। उत्तर पूर्व में अराकोनियोमा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के पास में स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, सब जानते हैं। ये भारत हो गया। भारत बताऊं आपको, ये इस प्रकार से हमारा ये भारत है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर है यहाँ, और पश्चिम में अरब सागर हो ही गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सामान्य व्याख्या है। आगे की तरफ चलते हैं। इन्हें उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं, भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है। तो समुद्र तटीय राज्यों के बारे में हमें प्रश्न का आंसर देना है। चलते हैं विकल्पों की तरफ। विकल्प 1 9 है, विकल्प 2 8, विकल्प 2 7 और विकल्प 4 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, यहाँ आपको सुन करके बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 1 उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। इसका सही आंसर है 1 अर्थात 9 भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। इस प्रकार से हमारा भारत हो गया। तो इस भारत देश की जो समुद्र तटीय ये पानी है चारों तरफ, और इस पानी सागर है। तो इस सागर से इस समुद्र तट की सीमा के सहारे जो इस प्रकार से स्टेट हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दमन दीप है, ये ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है।
पुडुचेरी है, ठीक है। ये अपने क्या है कि समुद्र तटीय राज्य, सॉरी पुडुचेरी तो दमनदीप और पुडुचेरी तो उसमें आ जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर के ये 9 समुद्र तटीय सीमा रेखा से जुड़े हुए राज्य हैं। तो हमें उत्तर के रूप में विकल्प एक स्वीकार करना होगा। एक्सप्लेन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। ये देखिए, भारत के समुद्र तटीय राज्य 9, नंबर 1 गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इसी प्रकार से कंपेयर करके पढ़ेंगे हम दोनों को। समुद्र तटीय राज्य भी पढ़ लिए हमने, तो समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं हमारे, दादरा नगर हवेली है, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से भारत के केंद्र शासित प्रदेश हुए। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्तमान में क्या है कि ये जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही क्षेत्र मान लिया जाता है। तो आप इतना कंफ्यूज नहीं हो। लक्षद्वीप 2, पुडुचेरी 3, अंडमान निकोबार 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देश की मानक मध्याह्न रेखा कितनी है? तो देश की मानक मध्याह्न रेखा, ऑप्शन नंबर 1 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर 2 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर 3 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, ऑप्शन नंबर 4 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। तो इसका सही विकल्प आपको उत्तर के रूप में चुनना होगा। प्रिय छात्रों, इसका सही विकल्प होगा आंसर 1, विकल्प 1 होगा। विकल्प ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह उत्तर के रूप में विकल्प 1 आपको स्वीकार करना होगा। व्याख्या देखेंगे, क्या है व्याख्या में। क्वालिटी लेक्चर्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से गुजरती है। यह देश की मानक मध्याह्न रेखा कही जाती है, जो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे रहता है। आपको विशेष ध्यान करना है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास से तो गुजरती है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो शहर है वहां से गुजरती है, ठीक है। और विशेष ध्यान ये है कि ये ग्रीनविच 0 डिग्री ग्रीनविच जो टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। भारत में हिमालय के स्थान पर स्थित सागर था, अर्थात वर्तमान में हिमालय है, तो इससे पहले जो काल था उसमें हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? नंबर 1 टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर 2 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण चीन सागर। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो प्रिय दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टेथिस सागर, बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर महोदय, टेथिस सागर पर डंका लगाया जाए, इसलिए टेथिस सागर पूर्व में हिमालय के स्थान पर स्थित सागर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों
आप कोई पूर्व में हिमालय के स्तर पर जो स्थित सागर था पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा टेथिस सागर। तो टेथिस सागर हमें उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैनमोहक रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 भारत व चीन, ऑप्शन नंबर 2 भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 भारत व श्रीलंका। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 1 भारत व चीन। भारत व चीन के मध्य मैनमोहक रेखा स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर 1 होगा। एक विकल्प हमें उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। देखिए दोस्तों, वाक्य मैनमोहक रेखा मैनमोहक रेखा तो मैनमोहक रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। 1914 में सम्मेलन में इसको निर्धारित किया गया था। कंपेयर करके पढ़ना है हमें। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ आयोग द्वारा 1947 में इसे निर्धारित किया गया था। और ड्रोंड रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, जो हिंदुकुश पर्वत में निर्धारित रेखा है। मॉर्टियर ड्रोंड द्वारा 1893 ईस्वी में इसे निर्धारित किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कंपेयर करके जब पढ़ा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। इस प्रकार से मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा और ड्रोंड रेखा, तीनों रेखा अपने आप में महत्वपूर्ण रेखा है। मुख्य विशेष बात किस किस के मध्य स्थित है और कब इनका निर्धारण किया गया था और किसके द्वारा निर्धारण किया गया था, ये विशेष बात आपको ध्यान रखने योग्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ पूछी जा रही है। हमें विकल्प के रूप में नंबर 1 15,200 किलोमीटर, विकल्प 2 7,616.6 किलोमीटर, विकल्प 3 8,848 किलोमीटर और विकल्प 4 8,611 किलोमीटर। हमारे सामने चारों विकल्प उपस्थित हैं। हमें सही उत्तर के रूप में विकल्प 1 को चुनना है। कोई भी एक विकल्प का हमें चुनाव यहाँ करना है। सोच समझ के भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 1 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये व्याख्या हम पढ़ेंगे। ये देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और साथ ही हम समुद्री सीमा रेखा भी पढ़ेंगे, वो 7,516.6 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों कंपेयर करके पढ़ी है हमने। बात करते हैं 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, अर्थात 3 बीघा जो गलियारा है वह भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। गलियारा एक गली भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा गलियारा है वह एक भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले गलियारे का नाम है, ये भारत है और ये बांग्लादेश है। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश को जो गलियारा जोड़ता है उसका नाम है 3 बीघा। क्या है? 3 बीघा गलियारा है। ध्यान रखने योग्य विशेष बात है। कई बार राजस्थान पुलिस इत्यादि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 12, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 1 ट्रांस हिमालय, सियाचिन ग्लेशियर हिस्सा, बतूरा, वोल्टेरो जैसे दुनिया के सबसे बड़े हिमनद स्थित हैं। तो ट्रांस हिमालय में क्या ये स्थित है? महान हिमालय, इन श्रृंखलाओं में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर मौजूद हैं। मध्य हिमालय, भारत के कई स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसमें अवस्थित हैं। शिवालिक हिमालय, इन श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं।
तो हमें ध्यान करना है, देखना है कि कौन से विकल्प में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय क्रमवाई ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। और ये सीरियल वाई 1 2 3 4 इस प्रकार से। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय या वाही हिमालय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, हमें सही आंसर के रूप में देखते हैं उचित विकल्प क्या है। आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प 1 ए व स द, विकल्प 2 द ए व स, विकल्प 3 व स द ए, विकल्प 4 ए व द स। सही आंसर है विकल्प 1। विकल्प 1 को उत्तर के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। और विकल्प 1 क्या है देखते हैं अभी। ए व स द बिल्कुल सही है। अर्थात ट्रांस हिमालय सियाचिन, हिस्सा, बतूरा, बोल्टेरो जैसे दुनिया के बड़े हिमनद इस हिमालय में स्थित है। बिल्कुल सही है। महान हिमालय इन श्रृंखलाओं में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर मौजूद हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट इत्यादि। ये बिल्कुल सही है। हिमालय, मध्य हिमालय भारत के कई स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसमें अवस्थित हैं, जैसे दार्जिलिंग, शिमला इत्यादि, मैसूरी। ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। शिवालिक हिमालय इन श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और छोटे छोटे घास के मैदान जिन्हें चारों ऑप्शन सुमेल हैं एक दूसरे से, और छोटे छोटे घास के मैदानों को बुगलियार या प्यार के नाम से भी जाना जाता है, और कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, बुगलियार और प्यार। ठीक है, बुगलियार और प्यार। ठीक है, और कश्मीर में मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही आंसर था विकल्प एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से असुमेलित है, तो असुमेलित है जो हमें चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा भारत चीन की सीमा पर, और पांचगंगा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को आपस में जोड़ता है। सिटकिला दर्रा जम्मू कश्मीर। इनमें से असुमेलित कौन सा है, हमें ये चुनाव करना है। तो दोस्तों, हमें देखना है कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर ये बिल्कुल सही है। माना दर्रा उत्तराखंड ये सही है। नीति दर्रा उत्तराखंड ये बिल्कुल भी सही है। नाथुला दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है, बिल्कुल सही है। और कुछ समय के लिए 2005-6 25 सितंबर 2006 में ये बंद कर दिया गया था। पुनः ऐसे व्यापार के लिए खोल दिया गया था। भारत और चीन के मध्य कुछ तकरार होने की वजह से इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। 2006 में भी इसे खोला गया था, फिर पुनः बंद कर दिया गया था, फिर पुनः खोल दिया गया था। इस प्रकार से व्यापार इस दर्रे के माध्यम से भारत और चीन की सीमा पर जो अवस्थित है, तो इससे आवागमन होता है, ट्रेड व्यापार होता है। ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 और 4 तक सही है। पांचगंगा ना बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को आपस में जोड़ने का काम ये करता है, निश्चित सही है। और सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर, देखिए दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, जबकि सिपकिला दर्रा हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 6 होगा। नोट, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है, ये हमें ध्यान रखने योग्य बात है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 14। गंगा का क्षेत्रफल, गंगा मैदान का क्षेत्रफल है। गंगा मैदान को हम उत्तर का विशाल मैदान भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। विकल्प
357,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 2 356,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 358,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 4 355,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों सही विकल्प आपको चयन करना है। सही विकल्प क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 1, 3,57,000 वर्ग किलोमीटर उत्तर का विशाल मैदान या गंगा का मैदान उसका क्षेत्रफल है। विकल्प 1 हमें उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोरोमंडल का मैदान है। ऑप्शन नंबर 1 पुलिकट झील से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर 2 चिल्का झील से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर 3 उत्कल तल से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना होगा, कौन सा आंसर सही है। और देखते हैं, इसका आंसर एक विकल्प सही है। विकल्प 1 सही है, अर्थात पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक उत्तर के रूप में हमें विकल्प 1 स्वीकार करना होगा। ये देखिए, भारतीय पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई कितनी है? तो इसकी 1500 किलोमीटर है। अब देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये जो सीमा है ये अपनी प्रायद्वीपीय भारत की है। और ये काठियावाड़ ये गुजरात में है। काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। ये दमन द्वीप है यहाँ, या गोवा है। तो हमें ध्यान रखना है कि गुजरात के काठियावाड़ और दमन से और गोवा तक का जो भाग है इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। पुनः देखते हैं, दमन से और गोवा तक का जो भाग है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से और कर्नाटक का जो भाग है उसे हम केंद्र तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक से और केरल तक का जो सीमा है तट की उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये हमारा पश्चिम तट, ये ध्यान रखना। अब इधर हमें चलना है तमिलनाडु की कन्याकुमारी से, और कोरोमंडल जो तट था, तो कोरोमंडल तट है अपना, इसमें पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। तो पुलिकट झील हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो तमिलनाडु की कन्याकुमारी यहाँ से लगा के, और यहाँ आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील है यहाँ, ठीक है। उस पुलिकट झील के किनारे ही ध्यान रखना है हमें, जो श्रीहरिकोटा है, जो अपना अंतरिक्ष से प्रक्षेपण जो स्थान है, ये यहाँ पुलिकट झील है। तो कौन सी झील है? ये पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश की। यहाँ से यहाँ तक का जो तट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट का दूसरा नाम पायन तट भी है, ये विशेष ध्यान रखना है हमें। और इधर हमें उड़ीसा ये है और आंध्र प्रदेश है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक हमें जो ये तट है इसको हम उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। तो ये विशेष स्मरणीय आपको बात है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, BMIN है, आप अपने नोटबुक में सेव कर लिख लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो ये हमारे 15 सवाल इस प्रकार से कंप्लीट हुए। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो गोविंद सिरोही यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थम्स अप करें, डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में सेव करें। डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप बिना विदाउट इंटरनेट के कभी भी आप चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं,
अपनी गैलरी में, अपने फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हैं आप इसे। उसमें भी आप देख सकते हैं, आप अपने मेमोरी कार्ड में भी इसे सेव रख सकते हैं। आपकी इच्छा हो बस कहीं सफ़र करते समय, हार खेत जाते समय, कहीं भी खाना खाते समय, कभी भी आप इसे रज़ाई में सोते सोते, साल में सोते खाट बिस्तर पर लेटे हुए, आप कभी भी, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हमारी मेहनत आपके ऊपर है, आप सफल हो। निश्चित रूप से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।